नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मास्टर वीडियो, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परिचय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS आखिर है क्या और इसने किस पुराने कानून की जगह ली है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS उन 3 नए आपराधिक कानूनों में से एक है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इसने 1973 की जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CRPC कहते हैं, उसको प्रतिस्थापित किया है। और ये मतलब एक तरह से औपनिवेशिक युग का कानून था। अच्छा, तो ये संसद से कब पास हुआ था? इसे दिसंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित किया और फिर 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल गई। क्या ये पूरे देश में एक जैसा ही लागू होता है या राज्यों को इसमें कुछ छूट दी गई है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। राज्यों को BNSS के कुछ प्रावधानों में अपने हिसाब से संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। सुना है इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। वो क्या है? बिल्कुल, कुछ मुख्य बदलावों में सबसे बड़ा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब अब मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है। और दूसरा, कुछ गंभीर मामलों में जैसे हत्या, बलात्कार, इन सब में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हथकड़ी के उपयोग की भी अनुमति दी गई है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके कुछ और विशेष प्रावधानों पर आते हैं, जैसे प्ली बार्गेनिंग यानी सौदाबाजी याचिका, और जो विचाराधीन कैदी हैं उनके लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग पर आते हैं। BNSS की धारा 290 में इसे समयबद्ध बनाया गया है। समयबद्ध मतलब कोई टाइम लिमिट है? हाँ, अब आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और जो पहली बार अपराध करते हैं उनके लिए धारा 293 में एक खास प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और उसे पहले किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया, तो न्यायालय उसे उस अपराध के लिए जो तय सजा है उसका केवल 1/4 या 1/6 हिस्सा ही दे सकता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और विचाराधीन कैदियों के लिए भी धारा 479 में हिरासत की अधिकतम अवधि तय की गई है। अगर कोई पहली बार का अपराधी अपराध के लिए जो अधिकतम कारावास की अवधि है उसका 1/3 हिस्सा हिरासत में बिता चुका है, तो न्यायालय उसे बॉन्ड पर रिहा कर देगा। मतलब उसे खुद अर्जी नहीं देनी होगी? नहीं, और यही सबसे खास बात है। इसके लिए जेल अधीक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो न्यायालय में आवेदन करे। ये तो विचाराधीन कैदियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ। अब CRPC की तुलना में BNSS में जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो अभियोग अधीन का निरोध है, मतलब डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, उसके नियम में क्या बदला है? क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार अगर किसी आरोपी ने अपने अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय हिरासत में बिता लिया है तो उसे रिहा कर दिया जाता था, सिवाय उन मामलों के जहां सजाए मौत हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन BNSS ने इस नियम को और सख्त कर दिया है। अब ये छूट उन अपराधों पर भी लागू नहीं होगी जिनमें आजीवन कारावास की सजा है या उस व्यक्ति पर 1 से अधिक अपराधों के मामले चल रहे हैं। अच्छा, और चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के नियमों में क्या बदलाव है? पहले CRPC में कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर ही मेडिकल परीक्षण होता था। अब BNSS के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी बलात्कार जैसे मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी के मेडिकल परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है। आज के डिजिटल युग में फोरेंसिक जांच का बहुत महत्व है। इस बारे में BNS क्या कहता है? देखिए, BNSS ने उन सभी अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है जिनमें कम से कम 7 साल की सजा है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्र करने होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी? हाँ, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर की जा सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा ही ना हो तो कानून कहता है कि वो दूसरे राज्य की सुविधा का उपयोग करेगा। अच्छा, सबूत इकट्ठा करने के तरीकों में भी कोई बदलाव हुआ है, जैसे हस्ताक्षर या उंगलियों के निशान लेना? हाँ, CIPC में मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को केवल हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना देने का आदेश दे सकता था। BNSS ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें उंगलियों के निशान
यानी फिंगर इम्प्रेशंस और आवाज के नमूने यानी वॉइस सैंपल्स को भी शामिल कर लिया गया है। और ये नमूने क्या सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति से ही लिए जा सकते हैं? नहीं, ये एक और बदलाव है। ये ऐसे नमूने उस व्यक्ति से भी एकत्र करने की अनुमति देता है जिससे गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्याय प्रक्रिया में देरी एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे देश में। क्या बीएनएसएस में इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, इसमें कई प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय की गई है। जैसे कि? उदाहरण के लिए बलात्कार पीड़िता की जांच करने वाले जो चिकित्सा व्यवसायी हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा। इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, विशेष परिस्थितियों में 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। और सत्र न्यायालय को पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे। मैंने सुना है कि महानगरीय मजिस्ट्रेट की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। ये क्या है? सीआरपीसी के तहत राज्य सरकारें 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर को महानगरीय क्षेत्र घोषित कर सकती थीं। अच्छा। और वहां महानगरीय मजिस्ट्रेट होते थे। अच्छा, जैसे बड़े शहरों में। हाँ, बीएनएसएस ने महानगरीय क्षेत्रों और महानगरीय मजिस्ट्रेटों के इस वर्गीकरण को पूरी तरह से हटा दिया है। अब सब एक जैसे होंगे। अब उन 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं जिन पर अक्सर बहस होती है। पहला, हथकड़ी का उपयोग और दूसरा, पुलिस हिरासत। हथकड़ी का उपयोग। बीएनएसएस संगठित अपराध सहित कई मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के विपरीत है। और पुलिस हिरासत के बारे में क्या? बीएनएसएस अभी भी 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति तो देता है, लेकिन इसे 60 या 90 दिनों की कुल न्यायिक हिरासत अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान टुकड़ों में लिया जा सकता है। 1 मिनट, टुकड़ों में मतलब पुलिस कुछ दिन हिरासत में रखकर फिर जेल भेज सकती है और जरूरत पड़ने पर बाद में फिर से हिरासत में ले सकती है। इसका असर तो जमानत पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। इसका एक असर ये हो सकता है कि अगर पुलिस ने अपने 15 दिन पूरे नहीं किए हैं तो आरोपी को पूरी अवधि के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है। और जमानत यानी बेल के प्रावधानों में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सीआरपीसी में एक प्रावधान था कि अगर कोई आरोपी अपने अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि हिरासत में काट चुका है तो उसे जमानत मिल सकती है। हाँ। बीएनएसएस ने ये सुविधा उस व्यक्ति के लिए खत्म कर दी है जिस पर कई आरोप लगे हों। हाँ, और चूंकि ज्यादातर मामलों में कई धाराओं के तहत आरोप लगते हैं तो ये बदलाव जमानत मिलने को काफी सीमित कर सकता है। किसी भी कानून की जो आत्मा होती है वो उसकी परिभाषाओं में छिपी होती है, और इस नए कानून को देखें तो 3 बड़े बदलाव साफ दिखते हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजी, दूसरा पीड़ित को ज्यादा अहमियत देना, और तीसरा जो पुरानी कानूनी उलझनें थीं उन्हें सुलझाना। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं। और ये बहुत जरूरी बदलाव है आज के दौर में। शायद ही कोई ऐसा अपराध हो जिसमें किसी तरह का डिजिटल सुराग ना हो। कानून में पहली बार ऑडियो विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन शब्दों को साफ साफ परिभाषित किया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ कागज पर लिखे बयान ही नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सर्वर लॉग्स, लगभग हर तरह का डिजिटल डेटा कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब पुलिस वीडियो कॉल पर भी किसी का बयान दर्ज कर सकती है? बिल्कुल। और वो कोर्ट में उतना ही मजबूत सबूत माना जाएगा जितना कि थाने में लिया गया बयान। हाँ बिल्कुल। इससे तो जांच का पूरा तरीका ही बदल सकता है। सच में? बिल्कुल बदल सकता है। सोचिए एक ऐसे गवाह के बारे में जो दूसरे शहर में है, या मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से कोर्ट नहीं आ सकता। हाँ, ये तो होता है। पहले ऐसे मामलों में बहुत दिक्कत होती थी, गवाही छूट जाती थी। अब जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उसकी गवाही ले सकते हैं। तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, जिससे पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? इसमें लिखा है कि राज्य सरकारें इसके लिए अपने नियम बना सकती हैं। तो क्या इससे देश भर में डिजिटल सबूतों को लेकर एक रूपता की कमी नहीं हो जाएगी? देखिए, ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि ये नियम कैसे बनाए जाते हैं। सही बात है। कानून का मकसद तो प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन अगर राज्यों के नियमों में बहुत ज्यादा अंतर हुआ तो उलझनें पैदा हो सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक राज्य में जो सबूत मान्य है उसे दूसरा राज्य खारिज कर दे? उम्मीद तो यही है कि एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा ताकि पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। लेकिन हाँ, ये एक चुनौती जरूर है।
और इसके अलावा डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता, मतलब उन्हें छेड़ा नहीं गया है, ये साबित करना भी एक तकनीकी और कानूनी चुनौती होगी। सही है। मतलब एक तरफ आसानी है तो दूसरी तरफ नई चुनौतियां भी हैं। चलिए अब दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो है पीड़ित या विक्टिम की परिभाषा। अब तक तो हम पीड़ित का मतलब वही समझते थे जिसे सीधे सीधे चोट लगी हो, लेकिन ये कानून उस दायरे को बहुत बड़ा कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से पूरी न्यायिक प्रक्रिया के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को आरोपी से हटाकर पीड़ित की ओर ले जाने की कोशिश है। अच्छा। पहले कई मामलों में पीड़ित की मृत्यु के बाद केस कमजोर पड़ जाता था। परिवार मतलब भावनात्मक रूप से तो जुड़ा होता था, पर कानूनी तौर पर उनकी भूमिका सीमित हो जाती थी। अब कानून कहता है कि पीड़ित में उस व्यक्ति के अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। तो जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए एक हिट एंड रन का मामला है जिसमें किसी की जान चली गई। इस नई परिभाषा से उस परिवार को असल में क्या मदद मिलेगी? बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब मृतक का बेटा या बेटी, मतलब जो कानूनी वारिस हैं, वो उस केस में कानूनी रूप से पीड़ित की भूमिका निभा सकते हैं। वो केस की प्रगति पर नजर रख सकते हैं, वकील के जरिए अपनी बात रख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुआवजे का दावा कर सकते हैं। मतलब वो अब सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये उन्हें न्याय की लड़ाई में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। ये पीड़ित केंद्रित न्याय की दिशा में एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। लेकिन जब हम पीड़ित के दायरे को इतना बढ़ाते हैं और उसमें कानूनी वारिसों को भी शामिल करते हैं, तो क्या इससे प्रक्रिया और जटिल नहीं हो जाएगी? हो सकता है एक ही परिवार में कई कानूनी वारिस हों और सबकी राय अलग अलग हो। देखिए, ये एक व्यावहारिक मुद्दा है, लेकिन कानून का उद्देश्य पीड़ित के अधिकारों को मजबूत करना है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रियात्मक नियम बनाए जाते हैं। अदालतें तय कर सकती हैं कि परिवार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अच्छा। हाँ, शुरू में कुछ मामले जटिल हो सकते हैं, लेकिन इसका दूरगामी फायदा यह है कि अब अपराधी सिर्फ इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि मुख्य पीड़ित अब इस दुनिया में नहीं है। ये न्याय के सिद्धांत को ज्यादा मजबूत करता है। ठीक है, यानी ये एक जरूरी और प्रगतिशील कदम है। अब लोगों के लिए सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है कोर्ट कचहरी की असल प्रक्रिया। जमानत बॉन्ड, ये शब्द हम फिल्मों में बहुत सुनते हैं, पर मैं हमेशा से इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज रही हूँ। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। आम आदमी के लिए तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं। असल में इन अलग अलग शब्दों का किसी की जेब पर और उसकी आज़ादी पर क्या असर पड़ता है? इनका अंतर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। जमानत या बेल वो तो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी को कुछ शर्तों पर जेल से रिहा किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया। हाँ, अब आते हैं शर्तों पर। अगर अदालत कहती है कि आपको बॉन्ड भरना है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद एक कागज पर दस्तखत करके ये वादा करना है कि आप सुनवाई के लिए आएंगे, वरना आपको एक तय रकम चुकानी होगी। अच्छा, सिर्फ वादा। हाँ, यहाँ किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और जमानत बॉन्ड या बेल बॉन्ड वो क्या है? जमानत बॉन्ड में एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, जमानतदार या गारंटर। यहाँ आप तो वादा करते ही हैं, साथ में एक और व्यक्ति भी अदालत को यह भरोसा दिलाता है कि आप सुनवाई पर मौजूद रहेंगे। तो अगर आरोपी भाग गया तो? इसीलिए गंभीर मामलों में अदालतें अक्सर जमानत बॉन्ड मांगती हैं, ताकि आरोपी पर सामाजिक दबाव भी रहे। अच्छा, तो बॉन्ड एक निजी वादा है और जमानत बॉन्ड में एक गारंटर का भरोसा भी शामिल है। ये वाकई बहुत साफ हो गया। इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक और शब्द है शिकायत। कानून कहता है कि शिकायत वो है जो मजिस्ट्रेट से की जाती है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। लेकिन फिर इसमें एक पेच है, एक स्पष्टीकरण है जो पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, और वो पेच बहुत जरूरी है। वो पुलिस और अदालत के बीच की एक बहुत पुरानी खाई को भरता है। होता यह है कि जब कोई बड़ी घटना होती है जिसे कानून संज्ञेय अपराध कहता है, तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। हाँ, लेकिन कई मामले असंज्ञेय यानी कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो ये संज्ञेय और असंज्ञेय का फर्क क्या है? कोई आसान सा उदाहरण? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल अपराध एक जलते हुए घर जैसा है। अच्छा। जहां फायर ब्रिगेड को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो सीधे कार्रवाई करती है। हत्या, डकैती, बलात्कार, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। वहीं असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध पड़ोसियों के बीच हुए मामूली झगड़े या मानहानि जैसा है,
जहां पुलिस पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत लेती है कि क्या उसे इस मामले में दखल देना चाहिए। और बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिल्कुल। ठीक है, अब समझ आया। तो शिकायत की परिभाषा का इससे क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि कभी-कभी पुलिस किसी मामले की जांच संज्ञेय अपराध समझकर शुरू करती है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि मामला तो असंज्ञेय है। पहले ऐसे में उनकी रिपोर्ट कानूनी अधर में लटक जाती थी। अब नया कानून कहता है कि ऐसी स्थिति में उस पुलिस रिपोर्ट को ही शिकायत मान लिया जाएगा। अच्छा। और रिपोर्ट बनाने वाला पुलिस ऑफिसर शिकायतकर्ता बन जाएगा। तो वो मामला बंद नहीं होगा? नहीं होगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और उस पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी जांच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मामला सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे स्थानीय अधिकारिता या जुरिस्डिक्शन। ये सुनने में थोड़े सूखे लगते हैं, पर इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। आप इन्हें कानून के ट्रैफिक रूल्स कह सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स। हाँ। ये बताते हैं कि किस कोर्ट का दायरा कहाँ तक है, किस पुलिस स्टेशन का इलाका कौन सा है। जी। स्थान की परिभाषा को भी बहुत व्यापक रखा गया है, जिसमें घर, इमारत, टेंट से लेकर चलती गाड़ी और नाव तक सब शामिल है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कोई अपराधी ये कहकर न बच सके कि घटना तो एक चलती बस में हुई थी जो किसी थाने के इलाके में नहीं आती। ये परिभाषाएं सुनिश्चित करती हैं कि सिस्टम में कोई कंफ्यूजन ना हो और हर कोई अपने दायरे में रहकर प्रभावी ढंग से काम करे। और इसी दायरे की बात करते हुए एक दिलचस्प अपवाद भी है। कानून के कुछ अध्याय नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होते। ऐसा क्यों है? ये दिखाता है कि कानून सख्त होने के साथ साथ हमारे देश की विविधता का सम्मान भी करता है। इन क्षेत्रों की अपनी विशेष सामाजिक संरचना और पारंपरिक कानून हैं, जिन्हें संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए कानून निर्माताओं ने ये लचीलापन रखा है कि इन क्षेत्रों में इन प्रावधानों को सीधे लागू न किया जाए, लेकिन साथ ही वहां की राज्य सरकार को ये अधिकार भी दिया है कि वो एक सरकारी आदेश के जरिए जरूरत के हिसाब से इन कानूनों को पूरी तरह या कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकती है। ये स्थानीय स्वायत्तता और कानून के शासन के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। अगली धाराओं को देखते हैं। धारा 4 जो भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानूनों के तहत होने वाले अपराधों के मुकदमे के बारे में है। ये धारा बहुत सीधी सी बात कहती है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जितने भी अपराध हैं, उनकी जांच, सुनवाई और बाकी सारी कार्यवाही वो इसी नई नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से होगी। हाँ, और ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। ये धारा असल में दो दुनियाओं को जोड़ती है। एक है मूल आपराधिक कानून, मतलब भारतीय न्याय संहिता, जो बताती है कि अपराध क्या है, और दूसरी दुनिया है प्रक्रियात्मक कानून, यानी ये नागरिक सुरक्षा संहिता। ये पूरी मशीनरी है। मशीनरी? हाँ, एक तरह से ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? वाह, ये एक शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब न्याय संहिता क्या है और नागरिक सुरक्षा संहिता कैसे है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका हार्डवेयर क्या है? मेरा मतलब है अदालतें कौन कौन सी हैं? शायद धारा 6 हमें यही बताएगी, जो दंड न्यायालयों की श्रेणियों के बारे में है। इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट और कुछ खास कानूनों के तहत बनी अदालतों को छोड़कर हर राज्य में 4 तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी। जी, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये तो हमारे पूरे सिस्टम की नींव लग रही है ना? है ना? बिल्कुल, ये नींव ही है। ये हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ है। हर अदालत की अपनी एक कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा है, एक अधिकार क्षेत्र है। सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट वो सबसे गंभीर मामलों की सुनवाई करता है, जैसे हत्या, डकैती, देशद्रोह। और ये जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, मुझे ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हमें इन 2 अलग-अलग श्रेणियों की जरूरत ही क्यों है? अनुभव और मामलों की गंभीरता के पैमाने पर समझिए। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट आमतौर पर नए या जूनियर जज होते हैं। उन्हें कम गंभीर मामले दिए जाते हैं जिनमें सजा भी कम होती है। अच्छा, जैसे छोटे-मोटे झगड़े या मामूली चोरी। हाँ, ये उनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। जब उन्हें अनुभव हो जाता है तब वे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट बनते हैं और फिर उन्हें ज्यादा गंभीर मामले सुनने का अधिकार मिलता है। अच्छा, तो ये एक तरह का करियर प्रोग्रेशन है जजों के लिए। अब समझ आया। लेकिन इसमें एक और श्रेणी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कौन है और न्यायिक मजिस्ट्रेट से कितने अलग हैं? ये बहुत अलग हैं
और ये अंतर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्या है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का हिस्सा हैं। उनका काम है सबूतों के आधार पर ये तय करना कि कोई दोषी है या नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसटीएम वो सरकार का हिस्सा होते हैं। उनका काम मुख्य रूप से प्रशासनिक होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, लाइसेंस देना या कहीं दंगे की आशंका हो तो धारा 144 लगाना। मतलब एक का काम सुनवाई करना है और दूसरे का व्यवस्था बनाना। बिल्कुल। और ये विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर एक ही व्यक्ति जो आपको बंदूक का लाइसेंस दे रहा है वही आपको किसी अपराध में जेल भेजने का भी फैसला करे तो शक्तियों के दुरुपयोग की कितनी बड़ी आशंका होगी। हाँ, बात तो सही है। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक जमीनी उदाहरण है। तो हमने ये समझ लिया कि अदालतों के अलग अलग प्रकार क्या हैं, लेकिन ये अदालतें काम कहाँ करती हैं? देश इतना बड़ा है, यहीं पर शायद धारा 7 यानी प्रादेशिक विभाजन तस्वीर को साफ करती है। हाँ, ये धारा हमें इसका भौगोलिक नक्शा दिखाती है। ये कहती है कि हर राज्य को सेशंस डिविजन्स में बांटा जाएगा और आमतौर पर हर जिला एक सेशंस डिवीजन होता है। और फिर जिले को भी सब डिविजन्स में बांटा जा सकता है? जी बिल्कुल। ये बुनियादी तौर पर प्रशासनिक सुविधा के लिए है ताकि न्याय हर कोने तक पहुंच सके। इसमें एक लाइन है कि राज्य सरकार ये सीमाएं बदल सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रियात्मक बात लगती है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। न्यायपालिका को इस प्रक्रिया में शामिल करना ये सुनिश्चित करता है कि अदालतों की सीमाएं सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से न बदल दी जाएं। अच्छा। मान लीजिए सरकार एक बड़े जिले को 2 में बांटना चाहती है। अगर ये फैसला सिर्फ प्रशासन ले तो हो सकता है नई जगह पर कोर्ट बिल्डिंग, जज, स्टाफ कुछ हो ही ना, लोगों को न्याय मिलने में सालों लग जाए। उच्च न्यायालय से परामर्श ये पक्का करता है कि कोई भी बदलाव न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हो। ठीक है, तो हमने अदालतों के प्रकार और उनके इलाके समझ लिए। अब जरा सबसे बड़ी अदालत यानी सत्र न्यायालय पर गहराई से नजर डालते हैं। धारा 8 इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार हर सत्र खंड के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी और जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। या फिर से वही बात आती है, नियुक्ति उच्च न्यायालय के हाथ में है, सरकार के नहीं। ये तो बार बार आ रहा है। हाँ, और ये इस बात पर जोर देता है कि जज स्वतंत्र है और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सकते हैं। इसमें एक और बात है कि एक ही जज को किसी दूसरे डिवीजन का एडिशनल सेशंस जज भी बनाया जा सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक जज दो जगह कैसे काम करेगा? नहीं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। भारत में जजों की बहुत कमी है और केसों का अंबार लगा है। हाँ, ये तो है। तो हो सकता है किसी एक जिले में बहुत ज्यादा केस पेंडिंग हो और पास वाले जिले में काम का बोझ कम हो। ऐसे में एक जज को दोनों जगह की जिम्मेदारी देकर हम न्यायिक संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब काम भी तेजी से निपटता है। हाँ, और किसी एक जज पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। और इसी तरह का एक और व्यावहारिक प्रावधान है कि अगर सेशंस जज का पद खाली है तो किसी अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट किसी एडिशनल जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दे सकता है। बिल्कुल। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है के सिद्धांत को अमल में लाता है। सिर्फ इसलिए कि एक पद खाली है, न्याय की प्रक्रिया रुक नहीं सकती। किसी की जमानत अर्जी हो या कोई और जरूरी मामला, उस पर तुरंत सुनवाई होनी जरूरी है। एक मिनट, इसमें एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी चौंका रही है। धारा 8 का उप अनुच्छेद 6 कहता है कि आमतौर पर सत्र न्यायालय अपनी बैठक एक तय जगह पर करेगा, लेकिन अगर किसी खास मामले में अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों सहमत हों तो अदालत गवाहों की सुविधा के लिए किसी और जगह पर भी बैठ सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि अदालत सच में अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर किसी गांव में जाकर केस की सुनवाई कर सकती है? ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। ये क्रांतिकारी है और ये इस कानून के सबसे ज्यादा नागरिक केंद्रित प्रावधानों में से एक है। ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कैसे? सोचिए, एक दूर दराज का गांव है जहां एक संगीन अपराध हुआ है और गांव के 15 लोग गवाह हैं। वे सब गरीब मजदूर हैं। उनके लिए काम छोड़कर पैसा खर्च करके 100 किलोमीटर दूर शहर की अदालत में आना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में तो कई गवाह डर के मारे मुकर जाएंगे या आएंगे ही नहीं। ठीक यहीं पर यह प्रावधान काम आता है।
अगर जज साहब खुद अपनी टीम के साथ उस गांव में एक कह लीजिए अस्थाई अदालत लगा लें तो पूरा माहौल बदल जाता है। गवाहों को हिम्मत मिलती है, उनका समय और पैसा बचता है। और आरोपी का दबदबा भी कम हो जाता होगा। बिल्कुल। मुझे एक मामला याद है जिसमें एक बहुत जरूरी गवाह लकवाग्रस्त थे। उनका अदालत आना नामुमकिन था। अगर यह प्रावधान नहीं होता तो शायद एक बेगुनाह को सजा हो जाती। उस दिन जज ने खुद अस्पताल जाकर उनका बयान दर्ज किया था। तब आपको इन कानूनी लाइनों की असली ताकत समझ आती है। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली है। चलिए अब सेशंस कोर्ट से एक स्तर नीचे आते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों पर। धारा 9। हाँ, ये जमीनी स्तर की अदालतें हैं जहां ज्यादातर मामले सबसे पहले आते हैं। यहां भी वही सिद्धांत लागू होता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके हर जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें स्थापित करेगी और नियुक्ति फिर से उच्च न्यायालय ही करेगा। इसमें विशेष न्यायालयों यानी स्पेशल कोर्ट्स का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ये आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। जैसे जैसे समाज में नए तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, हमें उनसे निपटने के लिए विशेष ज्ञान और तेजी की जरूरत है। मान लीजिए बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले हैं या साइबर क्राइम के मामले हैं या फिर भ्रष्टाचार के, तो इन सब के लिए विशेष अदालतें बन सकती हैं। जी, और इसके फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं? 2 मुख्य फायदे हैं। पहला, तेजी। जब एक अदालत सिर्फ एक ही तरह के मामले देखती है तो सुनवाई बहुत तेजी से होती है। और दूसरा है विशेषज्ञता। जो जज लगातार एक ही तरह के मामले सुनते हैं वे उस कानून के विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे सबूतों को बेहतर ढंग से समझते हैं और न्याय की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और कानून ये भी साफ करता है कि जब विशेष अदालत बन जाती है तो फिर कोई और मैजिस्ट्रेट उस मामले को नहीं सुन सकता। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो अब हमने अदालतों का ढांचा देख लिया, लेकिन एक जिले के अंदर इतने सारे मजिस्ट्रेट होते हैं, इनका काम कौन मैनेज करता है? मतलब कौन तय करता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा? यहीं पर हमारी धारा 10 आती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब CJM, फिर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM और फिर एक उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट SDJM भी है। ये पूरा पदानुक्रम कैसे काम करता है? इसे एक कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की तरह समझिए तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक जिले को एक कंपनी की ब्रांच मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। तो उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। वो जिले के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मुखिया हैं। उनका काम है सारे केसों को अलग अलग जजों में बांटना, उनके काम की देखरेख करना और ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है। और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM? वे CJM के काम में उनकी मदद करते हैं और उनके पास लगभग CJM जैसी ही शक्तियां होती हैं। अच्छा, जब ब्रांच मैनेजर छुट्टी पर हो या काम ज्यादा हो तो डिप्टी मैनेजर काम संभालते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत सरल हो गया। तो फिर उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी SDJM कौन है? देखिए, जिले को अक्सर छोटे छोटे उपमंडलों या सब डिविजनों में बांटा जाता है। हाँ। तो SDJM अपने सब डिवीजन के लिए टीम लीडर की तरह है। वे अपने इलाके के मैजिस्ट्रेटों के काम की निगरानी करते हैं, लेकिन रिपोर्ट वे भी आखिर में ब्रांच मैनेजर यानी CJM को ही करते हैं। तो ये एक स्पष्ट चेन ऑफ कमांड है। टीम लीडर यानी SDJM रिपोर्ट करता है ब्रांच मैनेजर यानी CJM को, और डिप्टी मैनेजर ACJM ब्रांच मैनेजर की मदद करता है। बिल्कुल, ये विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे CJM पर काम का बोझ कम होता है, स्थानीय स्तर पर बेहतर निगरानी हो पाती है और पूरे जिले की न्यायिक मशीनरी एक संगठित तरीके से काम करती है। यह पर्यवेक्षण और नियंत्रण की एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करता है, जो किसी भी न्यायिक प्रणाली के सुचारू और प्रभावी कामकाज के लिए बिल्कुल आवश्यक है। तो चलिए अब अगली धारा देखते हैं, धारा 11, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। जी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये विशेष क्यों? मतलब क्या सामान्य मजिस्ट्रेट काफी नहीं होते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था पर मतलब पहले से ही बहुत बोझ है। अब मान लीजिए किसी एक शहर में अचानक रेलवे टिकट की ऑनलाइन धांधली के हजारों केस आ जाते हैं। अच्छा। या फिर किसी बैंक फ्रॉड के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। अब इन सब मामलों की प्रकृति वो एक जैसी है। सही है। अगर इन्हें सामान्य अदालतों में भेजा गया तो वे बाकी केसों के साथ मतलब अटक जाएंगे।
तो यहीं पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि हमें इन खास मामलों के लिए कुछ समय के लिए एक विशेष जज चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाने जैसा है जब कोई खास तरह की बीमारी फैल जाए। बहुत अच्छा सादृश्य है। और इसे नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय के पास है। पर नियुक्त कौन हो सकता है? कोई भी वकील? नहीं, यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है या, और ये ज्यादा दिलचस्प है, पहले कर चुका है। यानी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी। हाँ, ज्यादातर वही, जिन्हें प्रशासनिक और कानूनी मामलों की अच्छी समझ होती है। कोई शर्त भी होती होगी? शर्त बस इतनी है कि उच्च न्यायालय को ये विश्वास होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास कानूनी मामलों में जरूरी योग्यता या अनुभव है। अब इसका मानक क्या होगा, ये भी उच्च न्यायालय ही तय करता है। और इनकी शक्तियां भी सीमित होती हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि ये किसी भी तरह का केस सुन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें किसी स्थानीय क्षेत्र में खास तौर पर पहले से तय विशेष मामलों के लिए ही प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं। और कार्यकाल, वो भी शायद सीमित होता होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है, इनकी नियुक्ति एक बार में 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, सिर्फ 1 साल? जी, ये एक अस्थायी व्यवस्था है जो जरूरत पूरी होने पर खत्म हो जाती है। ये न्यायिक व्यवस्था को मतलब लचीला बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तो हुए विशेष मैजिस्ट्रेट। अब आते हैं सामान्य न्यायिक ढांचे पर। किसी भी संगठन में ये जानना जरूरी होता है कि कौन किसका बॉस है। तो जिले की अदालतों में ये हायरार्की कैसे काम करती है? धारा 13 इसी के बारे में है ना? हाँ, और यह हायरार्की बहुत सीधी और स्पष्ट है ताकि कोई भ्रम ना रहे। कैसे? इसे कंपनी की तरह समझिए। जिले के न्यायिक ढांचे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सेशंस न्यायाधीश, यानी सेशंस जज। उन्हें हम जिले का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल। और उनके ठीक नीचे आते हैं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सीजेएम। ये हुए सीईओ की तरह। हाँ, जो न्यायिक प्रशासन का दिन प्रतिदिन का काम देखते हैं। कानून कहता है कि हर सीजेएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। और बाकी के मजिस्ट्रेट जो सीजेएम के अलावा होते हैं, वो सब सीजेएम के अंडर आते हैं। लेकिन यहाँ एक और परत है। वो क्या? कानून ये भी कहता है कि वे सब सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण में भी रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सीओ यानी सीजेएम अपनी टीम को मैनेज कर रहा है, लेकिन चेयरमैन यानी सेशन जज की पूरी टीम पर एक निगरानी है। बिल्कुल, ये शक्तियों का एक बहुत अच्छा संतुलन है। और ये नियंत्रण सिर्फ पद तक ही तो सीमित नहीं होगा, काम के बंटवारे में भी इसकी कोई भूमिका होती होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। सीजेएम को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच काम का बंटवारा करे। मतलब किस जज को कौन से केस मिलेंगे? हाँ, किसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, ये सब तय करने के लिए नियम बनाना या आदेश देना सीजेएम का काम है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि काम का बोझ सही तरीके से बटे और मामलों का निपटारा तेजी से हो। सही है। ये न्यायिक प्रशासन की रीढ़ है एक तरह से। 1 मिनट, अभी तक हम न्यायिक मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे जिनका काम सबूतों के आधार पर न्याय करना है, लेकिन अब हम धारा 14 पर आ रहे हैं जो कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के बारे में है। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके कामों में जमीन आसमान का फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। तो एक का काम न्याय देना है और दूसरे का प्रशासन चलाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल। न्यायिक मैजिस्ट्रेट पूरी तरह से न्यायपालिका का हिस्सा है। वे स्वतंत्र रूप से मुकदमों का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्यपालक मैजिस्ट्रेट सरकार की प्रशासनिक शाखा का हिस्सा होते हैं। उनका मुख्य काम जिले का प्रशासन चलाना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लाइसेंस वगैरह जारी करना। हाँ, और निवारक कार्रवाई करना। वे सजा नहीं सुनाते बल्कि व्यवस्था बनाए रखते हैं। और इनका मुखिया कौन होता है? हम सबने ये नाम सुना है, जिला मैजिस्ट्रेट यानी डीएम। बिल्कुल। राज्य सरकार हर जिले में कई कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट या डीएम बनाया जाता है। जिले के प्रशासनिक प्रमुख। जी। फिर उनकी मदद के लिए एक या अधिक अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम भी नियुक्त किए जा सकते हैं। एडीएम को डीएम की लगभग सभी शक्तियां दी जा सकती हैं ताकि काम का बोझ बंट सके। सही कहा। अगर हम अपनी कंपनी वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो डीएम जिले का सीईओ है और एडीएम उसका सीओओ, जो उसके काम में हाथ बटाता है। बहुत बढ़िया सादृश्य है। और इसी कड़ी में प्रशासन को और निचले स्तर तक ले जाने के लिए जिले को उपखंडों
या सब डिवीजन में बांटा जाता है। और हर उपखंड का प्रभारी एक एसडीएम होता है। जी, हर उपखंड का प्रभारी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम उपखंड मजिस्ट्रेट या एसडीएम कहते हैं। ये उस डिवीजन के ब्रांच मैनेजर की तरह होते हैं। अच्छा, कानून ने एक और स्थिति के बारे में भी सोचा होगा। अगर डीएम का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए किसी का तबादला हो गया और नए अधिकारी ने अभी तक चार्ज नहीं लिया, तो क्या प्रशासन ठप हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून कहता है कि ऐसी स्थिति में जो भी अधिकारी जिले के कार्यकारी प्रशासन का कार्यभार अस्थायी रूप से संभाल रहा है, उससे सारी शक्तियां मिल जाएंगी। हाँ, उसे अगले आदेश तक डीएम की सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशासन में कोई खालीपन ना आए और काम चलता रहे। ठीक है, तो जैसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, वैसे ही धारा 15 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का भी प्रावधान है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत भी विशेष परिस्थितियों में ही पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई बड़ा मेला लगना है, या कोई बड़ी रैली होने वाली है, या कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है, जहां सामान्य प्रशासनिक ढांचा काफी नहीं है। तब राज्य सरकार किसी विशेष काम के लिए या किसी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। जी, 1 मिनट, यहाँ नियुक्ति के लिए जो नाम दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसमें लिखा है कि किसी पुलिस अधीक्षक, एसपी या उससे ऊंचे पद के पुलिस अधिकारी को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा सकती है। हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर अक्सर बहस होती है। ये तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। पुलिस का काम जांच करना है और मजिस्ट्रेट का काम आदेश देना। दोनों को मिलाना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही वैध चिंता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शक्ति बहुत ही सीमित और खास उद्देश्य के लिए दी जाती है। मतलब? एक पुलिस अधिकारी को न्यायिक शक्तियां नहीं दी जा रही, यानी वो किसी मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता। अच्छा, उसे सिर्फ कार्यपालक शक्तियां दी जा रही हैं, जैसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश देना या किसी विशेष स्थिति में निवारक कार्रवाई करना। तो इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, जहां पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का फील्ड ऑपरेशन है, न कि कोर्टरूम की सुनवाई। सही समझे आप। और इन सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधिकारी क्षेत्र, यानी कौन कहाँ काम करेगा, ये कौन तय करता है? इसका जवाब शायद धारा 16 में है। हाँ, ये शक्ति जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को दी गई है। डीएम राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए ये तय करता है कि कौन सा एसडीएम या दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिले के किस हिस्से में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो व्यवहारिक रूप से डीएम ही अपने जिले की पूरी प्रशासनिक मशीनरी का संचालक होता है। जी, वही जमीन पर काम का बंटवारा करता है। ठीक है, तो हमने अदालत के एक पक्ष यानी जज और मजिस्ट्रेट को समझ लिया, लेकिन हर कहानी में 2 पक्ष होते हैं। अब आते हैं अदालत के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष पर, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन। हाँ, यानी वो पक्ष जो सरकार या राज्य की तरफ से केस लड़ता है। इसकी शुरुआत धारा 18 यानी सरकारी अभियोजक से होती है। बिल्कुल, और यहाँ भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कई स्तर हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर यानी उच्च न्यायालय के लिए केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सलाह मशवरा करने के बाद ही। सलाह मशवरा जरूरी है। हाँ, उच्च न्यायालय से परामर्श एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। उसके बाद ही वो एक लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उनकी मदद के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। यानी न्यायपालिका की सहमति के बिना सरकार अपने वकील को हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं कर सकती। ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस हुआ। निश्चित रूप से। और जिले के स्तर पर यह प्रक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? राज्य सरकार हर जिले के लिए एक लोक अभियोजक और कुछ अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है, लेकिन वो ये नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो फिर प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जिला मजिस्ट्रेट डीएम, जो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो सेशन न्यायाधीश, जो न्यायपालिका का प्रमुख है, के साथ परामर्श करके योग्य वकीलों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। रुकिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये है कि सरकार का प्रतिनिधि और न्यायपालिका का प्रतिनिधि दोनों मिलकर एक लिस्ट बनाएंगे। जी। तो सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी सरकारी वकील नहीं बना सकती। आप एकदम सही समझे। कानून कहता है कि राज्य सरकार को जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति केवल और केवल उसी पैनल में से करनी होगी जो डीएम और सेशन जज ने मिलकर बनाया है। उस पैनल के बाहर से किसी को नहीं चुन सकती। बिल्कुल नहीं।
ये कदम इसलिए बनाया गया है ताकि अभियोजन में राजनीतिक दखलंदाजी कम हो और केवल योग्य और सक्षम व्यक्ति ही इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, हम सब ने फिल्मों में देखा है कि सरकारी वकील कैसे काम करता है, लेकिन ये जो पैनल बनाने की प्रक्रिया है, ये तो पर्दे के पीछे की असली कहानी है। वाकई दिलचस्प है। अब ये तो हुए सेशन कोर्ट के लिए। मजिस्ट्रेट की अदालतों में कौन केस लड़ता है? उनके लिए धारा 19 में सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का प्रावधान है। अच्छा, आप इन्हें अभियोजन पक्ष की रीढ़ की हड्डी या फ्रंटलाइन सोल्जर्स कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले वहीं चलते हैं। बिल्कुल। देश में ज्यादातर आपराधिक मामले मजिस्ट्रेट की अदालतों में ही चलते हैं और वहां सरकार का पक्ष यही सहायक लोक अभियोजक रखते हैं। राज्य सरकार हर जिले में इनकी नियुक्ति करती है। और क्या केंद्र सरकार भी अपने वकील नियुक्त कर सकती है? हाँ, अगर केंद्र सरकार से जुड़ा कोई मामला है, जैसे सीबीआई या ईडी का कोई केस मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, तो केंद्र सरकार भी उस मामले के लिए विशेष रूप से सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो अब हमारे पास जज है, मजिस्ट्रेट है और दोनों स्तर की अदालतों के लिए सरकारी वकील भी हैं। इस पूरी व्यवस्था को एक साथ जोड़ने और इसे और पेशेवर बनाने के लिए धारा 20 आती है, अभियोजन निदेशालय। ये क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा सुधार था। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले यह माना जाता था कि सरकारी वकील काफी हद तक पुलिस के प्रभाव में काम करते हैं। अच्छा, वे अक्सर पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट को बिना ज्यादा सवाल जवाब किए अदालत में पेश कर देते थे। इससे अभियोजन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठते थे। तो एक अलग निदेशालय बनाने का मकसद अभियोजन को पुलिस से आजाद करना। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य अभियोजन को पुलिस की जांच शाखा से अलग करके एक स्वतंत्र और पेशेवर निकाय बनाना है। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करे। इसका एक प्रमुख होगा, जिसे अभियोजन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहा जाएगा। और ये निदेशालय पूरे राज्य में अभियोजन के काम की निगरानी करेगा। जी। और क्या ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही होगा? नहीं, इसे जमीनी स्तर तक ले जाया गया है। राज्य स्तर पर एक मुख्य निदेशालय होगा और फिर हर जिले में भी एक जिला अभियोजन कार्यालय बनाया जा सकता है। तो ये निदेशालय ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस की चार्जशीट से कानूनी रूप से अच्छी तरह से जांच हो। हाँ, केस मजबूत हो और सरकारी वकील किसी भी बाहरी दबाव के बिना केवल कानून और सबूतों के आधार पर अपना काम करें। इससे पूरी न्याय प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होता है और सजा की दर भी बेहतर हो सकती है। ये पूरी प्रणाली को एक सुसंगत और जवाबदेह संरचना प्रदान करता है। अब अगला धारा देखते हैं, धारा 37B। हाँ, तो ये धारा जो है, ये पुलिस की जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे? इसके तहत अब हर जिले में और हर पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जी। और ये अधिकारी कम से कम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब ASI के पद का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। अच्छा। और इस अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होगी? उसका काम होगा कि गिरफ्तार किए गए जितने भी लोग हैं उनका पूरा विवरण रखें, एक पूरा रिकॉर्ड। और उस जानकारी का क्या होगा? उसे जानकारी को आम जनता के लिए प्रदर्शित भी करना होगा, मतलब आप सब कुछ पब्लिक होगा। चलिए अब देखते हैं धारा 82(2). ये जिले के बाहर गिरफ्तारी से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। अगर वारंट के तहत किसी व्यक्ति को उसके जिले के बाहर से गिरफ्तार किया जाता है, जो कि अक्सर होता है, बहुत होता है, तो जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है उसे तुरंत 2 जगहों पर इसकी सूचना देनी होगी। 2 जगह कौन कौन सी? पहली, जिस जिले में गिरफ्तारी हुई है वहां के नामित पुलिस अधिकारी को। ओके। और दूसरी, उस जिले के पुलिस अधिकारी को जहां वो गिरफ्तार व्यक्ति मतलब आमतौर पर रहता है। तो तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए भी कुछ नए प्रावधान हैं, जैसे कि धारा 105। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 105 के अनुसार किसी भी तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। वाह, मतलब पूरी प्रक्रिया कैमरे में रिकॉर्ड होगी? हाँ, और पुलिस अधिकारी को वो रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के मतलब तुरंत जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। इसी से जुड़ा एक और प्रावधान धारा 185 में भी है शायद। जी, आपने सही कहा। धारा 185 भी यही बात कहती है कि तलाशी को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसमें भी कोई समय सीमा है? हाँ, उसमें साफ लिखा है कि ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की कॉपी 48 घंटे के भीतर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। ठीक है।
अब देखते हैं धारा 176 2 और 3 जो जांच प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो धारा 176(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी को हर पखवाड़े मतलब एवरी फोर्टनाइट मजिस्ट्रेट को अपनी दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजनी होगी। और 73 क्या कहता है? उसके तहत अगर अपराध गंभीर है मतलब जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो अपराध स्थल यानी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। अब जांच की प्रगति और समय सीमा की बात करते हैं। धारा 193 में इसके बारे में क्या कहा गया है? इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की जाती है जैसे फोन, लैपटॉप, हाँ, तो पुलिस रिपोर्ट में उसकी कस्टडी के क्रम मतलब चेन ऑफ कस्टडी का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पुलिस अधिकारी को जांच शुरू होने के 90 दिनों के भीतर मुखबिर या पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना होगा। ये बहुत जरूरी है। और क्या जांच की कोई समय सीमा भी तय की गई है? हाँ, की गई है। अगर आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच की जरूरत पड़ती है तो उसे 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। और अगर 90 दिन से ज्यादा समय लगे तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की अनुमति ही मान्य होगी। पुलिस अपनी मर्जी से उसे नहीं बढ़ा सकती। चलिए अब पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियों से जुड़ी कुछ धाराओं को समझते हैं। सबसे पहले धारा 30। ये धारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में है। इसके अनुसार किसी पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है मतलब ऑफिसर इंचार्ज, SHO, हाँ SHO, तो उससे वरिष्ठ पद का कोई भी पुलिस अधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्र में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो एक थाना इंचार्ज अपनी सीमाओं के भीतर करता है। और मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी की शक्तियों के बारे में धारा 41 क्या कहता है? धारा 41 के मुताबिक अगर कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक की उपस्थिति में और उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। किसी और से करवा सकता है। हाँ, या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी के पास क्या विशेष शक्तियां होती हैं? इसके लिए धारा 50 को देखते हैं। गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई भी दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कोई भी आक्रामक हथियार मतलब ऑफेंसिव वेपन से जब्त कर सकता है। हाँ, जब्त कर सकता है। और इन जब्त किए गए हथियारों को उस न्यायालय या अधिकारी को सौंपना होगा जिसके सामने गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना है। हिरासत की अवधि को लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो धारा 58 में है। ये एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पुलिस को संपत्ति जब्त करने की भी शक्ति है। ये धारा 106 में है ना? जी, कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में ये लगे कि वो चोरी की है या उस पर शक हो, या जो ऐसी परिस्थितियों में मिली हो जिससे किसी अपराध के होने का संदेह हो। और अगर जब्ती करने वाला अधिकारी किसी थाना इंचार्ज के अधीन है तो उसे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। अब अपराध रोकने में पुलिस की भूमिका को देखते हैं जिसके लिए है ये धारा हर पुलिस अधिकारी पर एक कह सकते हैं कि एक कर्तव्य डालती है। उन्हें किसी भी संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना होगा, रोकना ही होगा और अपनी पूरी क्षमता से उसे रोकना होगा। ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर जोर है। अब वारंट और संज्ञेय मामलों की जांच प्रक्रिया से जुड़ी धाराओं को देखते हैं। धारा 75 वारंट जारी करने के बारे में है। इसके अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वारंट जारी करने का निर्देश दे सकता है। किस तरह के मामलों में? ये वारंट किसी फरार अपराधी, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए हो सकता है जिस पर गैर जमानती अपराध का आरोप है और वो अनदेखी गिरफ्तारी से बच रहा है। संज्ञेय अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया क्या है? ये धारा 173 में बताई गई है। हाँ, तो अब किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है। मतलब ईमेल वगैरह से भी? बिल्कुल। अगर सूचना मौखिक है तो उसे लिखित में दर्ज किया जाएगा, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा और फिर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और अगर सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है तो उस पर 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। और संज्ञेय मामलों में जांच शुरू करने की शक्ति किस धारा से मिलती है? ये शक्ति धारा 175 से मिलती है।
इसके तहत किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही, बिना आदेश के, हाँ, बिना आदेश के किसी भी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है जिस पर उसके स्थानीय क्षेत्र के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हो। अब कुछ विशेष अपराधों और परिस्थितियों से जुड़े प्रावधान देखते हैं। धारा 208 जो भारत के बाहर किए गए अपराध से संबंधित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। यदि भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता है, या कोई भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या ना हो, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या विमान पर अपराध करता है, तो उस पर मुकदमा यहीं चलेगा? हाँ, उस पर मुकदमा ऐसे चलाया जाएगा मानो वह अपराध भारत के भीतर ही किया गया हो। अब अदालती प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों पर आते हैं। धारा 307 न्यायालयों की भाषा के बारे में है। इसके अनुसार राज्य सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि राज्य के भीतर उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों की भाषा क्या होगी। गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान है, धारा 398। जी, और ये बहुत जरूरी था। यह धारा हर राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक गवाह संरक्षण योजना मतलब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करे और उसे लागू भी करें। हाँ, तैयार करे और उसे अधिसूचित करे। देखते हैं धारा 465 जो सजा के निष्पादन के लिए वारंट जारी करने से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि किसी सजा के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? यह वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने सजा सुनाई है, या फिर उसके पद पर आने वाले उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर द्वारा। पहला सवाल यही आता है कि अपराधों का विचारण मतलब मुकदमा कौन से न्यायालय कर सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 21 के अनुसार अपराधों पर मुकदमा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सत्र न्यायालय या फिर प्रथम अनुसूची में बताई गई किसी भी दूसरी अदालत द्वारा चलाया जा सकता है। प्रथम अनुसूची, अच्छा, इसमें महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए कोई खास व्यवस्था भी है? जी बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 के तहत जो अपराध हैं उनका विचारण जहां तक हो सके ऐसी अदालत में किया जाएगा जिसकी अध्यक्ष एक महिला न्यायाधीश हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इनकी शक्तियां कितनी होती है, मतलब कोई सीमा है? उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ये कानून के अनुसार कोई भी सजा सुना सकते हैं। उनके पास कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंडादेश पारित करने का अधिकार है। कोई भी? क्या इसका मतलब ये कि एक सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड भी दे सकता है? वे मृत्युदंड की सजा सुना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या? जब भी कोई सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड का आदेश देते हैं तो उन्हें उस आदेश की पुष्टि के लिए उसे उच्च न्यायालय के पास भेजना अनिवार्य होता है। अच्छा, मतलब बिना हाई कोर्ट की पुष्टि के? नहीं, बिना हाई कोर्ट की पुष्टि के मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस हो गया। बिल्कुल। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की बात करते हैं जिनका जिक्र धारा 23 में है। इसमें 3 स्तर हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं और उनकी सजा देने की सीमा क्या है? तो सबसे पहले है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM। ये मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा के कारावास को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं। 7 साल तक, ठीक है। उनके नीचे आते हैं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये 3 साल तक का कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दे सकते हैं। 50,000? जी, और इनके पास सामुदायिक सेवा का दंड देने का भी अधिकार है। और सबसे निचले स्तर पर वो हैं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं। ये सामुदायिक सेवा, ये क्या है? ये एक नया शब्द लग रहा है। सामुदायिक सेवा का अर्थ है ऐसा काम जिसे न्यायालय किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिससे समाज को लाभ हो। और इस काम के लिए दोषी को कोई पैसा नहीं मिलता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब एक सवाल आता है, अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो क्या होता है? इसका प्रावधान धारा 24 में है। जुर्माना न चुकाने पर मजिस्ट्रेट कारावास की सजा दे सकता है, लेकिन यह सजा मजिस्ट्रेट की धारा 23 के तहत दी गई शक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकती। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, अगर किसी अपराध के लिए मुख्य सजा में जेल भी शामिल है तो जुर्माना ना भरने पर जो अतिरिक्त जेल होगी वो उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम जेल की अवधि के 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। 1/4 से ज्यादा नहीं?
और ये अतिरिक्त सजा होगी। जी, ये अतिरिक्त सजा मुख्य सजा के अलावा होगी। समझ गया। अच्छा, और अगर किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में एक से ज्यादा अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाए, तब सजा कैसे दी जाती है? ये धारा 25 में बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उन सभी अपराधों के लिए अलग अलग सजा दे सकता है। और क्या वो सजाएं जुड़ जाती हैं? न्यायालय ये भी आदेश दे सकता है कि ये सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसे कॉन्करेंट कहते हैं, या एक के बाद एक चलेंगी, जिसे कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं। एक के बाद एक चलने वाली सजाओं के लिए क्या कोई सीमा है? मतलब ये तो बहुत लंबी हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली तो ये कि कुल सजा 20 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। ओके, 20 साल की लिमिट है। जी, और कुल दंड उस दंड की राशि से 2 गुना से अधिक नहीं होगा जो वह न्यायालय किसी एक अपराध के लिए दे सकता है। ठीक है। और एक और जरूरी बात, अपील के उद्देश्य से इन सभी लगातार दी गई सजाओं को एक ही सजा माना जाएगा। ये तो काफी तकनीकी लेकिन जरूरी जानकारी है। हाँ, आखिर में कुछ धाराएं शक्तियों के प्रशासनिक पहलुओं को स्पष्ट करती हैं। जैसे धारा 26 बताती है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से या पद के आधार पर शक्तियां दे सकती है। और अगर किसी अधिकारी का तबादला हो जाए तो क्या उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं? नहीं, धारा 27 के अनुसार अगर किसी अधिकारी को उसी स्थानीय क्षेत्र में समान या उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी शक्तियां बनी रहती हैं, जब तक कि सरकार कोई और निर्देश न दे। बिल्कुल। क्या इन शक्तियों को वापस भी लिया जा सकता है? हाँ, धारा 28 के तहत उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इन शक्तियों को वापस ले सकती है, और जिन शक्तियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है उन्हें वे ही वापस ले सकते हैं। सही। एक आखिरी सवाल, अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट रिटायर हो जाता है या उसका तबादला हो जाता है तो उसकी शक्तियों का क्या होता है? इसका उत्तर धारा 29 में है। किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग उसका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर कर सकता है। और अगर उत्तराधिकारी को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो उस स्थिति में सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत स्पष्ट। तो ये पूरा ढांचा बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। तो आज हमने देखा BNSS का मास्टर वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।